ठीक है, युद्ध से कम हुआ, नीतियों से ज्यादा हुआ। टिप्पणी करिए। देखिए, मैंने टॉपिक इसलिए लिया है ये, इसके पहले की सारी बातें और बहुत आसानी से इसको आप समझ पाएंगे, और फिर 1857 के पहले की बात और बाद की बातों को जोड़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, सहायक संधि क्या था? सहायक संधि था, समझने की कोशिश करिएगा। सहायक संधि में अंग्रेजों ने या बेलेजली ने अपने को बड़े भाई के रूप में प्रस्तुत किया, बिग ब्रदर, बड़े भाई के रूप में प्रस्तुत किया। यह मान लिया, यह लोगों के सामने, यहां इंडियन प्लेयर्स, भारतीय क्षेत्रीय राज्यों के सामने अपने को प्रस्तुत किया कि हम सबसे मजबूत हैं और हम जिसको समर्थन देंगे उसकी जीत पक्की है। अपने को बिग ब्रदर के रूप में प्रस्तुत करता है, पहली बात। दूसरी बात, इंडियन जो स्टेट थे, रीजनल स्टेट थे, भारतीय क्षेत्रीय राज्य थे, उनकी प्रवृत्ति थी आपस में लड़ रहे थे। और जब आपस में लड़ते हैं तो आपका मोटिव उद्देश्य क्या होता है? जीत। जीत कौन नहीं चाहता है? अगर जीत की कोई गारंटी दे दे तो कितनी बड़ी बात है। तो बिग ब्रदर के रूप में गारंटी दे रहा था कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसको? सहायक संधि करने वाले भारतीय क्षेत्रीय राज्य को, कि उसकी जीत हो जाएगी। अर्थात सहायक संधि भारतीय राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से की जाने वाली एक संधि थी, जिसके तहत भारतीय राज्य को अंग्रेजों के द्वारा जीत की गारंटी दी जाती थी। ठीक है, जीत की गारंटी दी जाती थी कुछ शर्तों के साथ। कुछ शर्तों के साथ जीत की गारंटी दी जाती थी। क्या थे वो शर्त? वो शर्त क्या थे, उन्हें हमें यहां समझने की जरूरत है। तो पहली बात, हम सहायक संधि को ही समझ रहे हैं कि सहायक संधि क्या है। आप बताइए, मान लीजिए एक स्टेट ए है और एक स्टेट बी है। समझिएगा, यहां मैंने पहले ही कहा समझ की ज्यादा जरूरत है। तो मान लीजिए ए ने बी पर हमला किया और बी को हरा भी दिया। दो ही राज्य, ए ने बी को हमला किया और बी को हरा दिया, तो इसका मतलब और बी पर हरा कर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो बी किसके अंदर आ गया? ए के अंदर आ गया। ए के अंदर आ गया, इसका मतलब ए का नियंत्रण बी पर स्थापित हो गया। एक ही रास्ता है कि अब ये हार चुका है। दूसरा भी कोई रास्ता है क्या? नहीं है। मान लीजिए, मैं बता रहा हूं दूसरा रास्ता, उसी पर तो चर्चा कर रहा हूं। पहला तो आप अमूमन जानते हैं कि ए ने बी को हरा के इस पर अपना सारा नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो बी इसका क्षेत्र हो गया। लेकिन एक दूसरा रास्ता है, इसको समझिएगा। बी स्वतंत्र क्यों है? इसलिए है कि इसके पास अपना संसाधन या वित्त है। ठीक है, ये इसलिए स्वतंत्र है क्योंकि संप्रभु है, क्योंकि इसके पास अपना रक्षा है, डिफेंस पॉलिसी है, डिफेंस मिनिस्ट्री है। बी इसलिए स्वतंत्र है क्योंकि इसके पास अपना फॉरेन मंत्रालय है, विदेश
मंत्रालय या विदेश के बारे में मित्रता और संधि करने का इसके पास अधिकार है। और ये इसलिए स्वतंत्र है कि इसके पास अपनी आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके पास है। यानी याद रखिएगा, इसको कहा गया गृह मंत्रालय, इसको कहते हैं विदेश मंत्रालय, इसको कहते हैं रक्षा मंत्रालय और इसको कहते हैं वित्त मंत्रालय। यानी 4 ही विभाग हैं जो आपको गुलाम या आजाद बनाते हैं। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा अनेक पोर्टफोलियो होता है, अनेक विभाग होते हैं, लेकिन ये 4 विभाग आपके स्वतंत्रता को या परतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। अगर देख लीजिए, ए ने बी पर हमला नहीं किया, ये बी के इन 4 विभाग को अपने नियंत्रण में ले ले और फिर कहे कि आप आजाद रहिए, तो कहां गई आजादी? समाप्त हो गई, समाप्त। तो क्या हुआ सहायक संधि के तहत? सहायक संधि अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय क्षेत्रीय राज्यों को उनकी जीत के लिए, सुरक्षा के लिए एक गारंटी दी गई। शर्त यह था कि उसके बदले में उन्हें कुछ फाइनेंस चाहिए। शर्त यह था कि इनकी सेना की टुकड़ी रहेगी और खर्च इन्हें देना पड़ेगा। शर्त यह था कि किसी तीसरी ताकत से आप मुझसे बिना पूछे समझौता नहीं कर सकते। और शर्त यह था कि इनका एक रीजेंट रहेगा जो आपके आंतरिक मामला को देखभाल करेगा और सलाह देगा। अर्थात इस सहायक संधि से ये 4 विभाग किसके अंदर में चले गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर चला गया। और सहायक संधि करने वाले राज्य क्या हो गए? गुलाम बन गए। उन्हें पता भी नहीं चला। उन्हें तो ये पता चला कि अब हमारी सुरक्षा की चिंता नहीं है, कोई भी अब हमें हरा नहीं सकता, और उन्हें पता ही नहीं था कि वो तो हार चुके हैं। बात समझ रहे हैं? ये है पूरी सहायक संधि का मूल मंत्र, जिसको किसने शुरू किया? ब्लेजली ने। तो ये बात याद रखिएगा कि अब इसको लिख सकते हैं कि सहायक संधि के तहत, सहायक संधि की कौन कौन कर रहे थे? एक देसी राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने सुरक्षा के लिए समझौता करता था, जिसके निम्नलिखित शर्त थे। उस राज्य को अंग्रेजों का एक रीजेंट रखना पड़ेगा। रीजेंट ऑफिसर उसके कोर्ट में रहेगा। व्यवहारिक तौर पर, थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक तौर पर वो इन्हें आंतरिक और बाहरी मामले में सुझाव देने के लिए था, किंतु व्यवहारिक रूप से इनका यह मूल्यांकन कर रहा था कि कैसे हम इन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते थे। पहला। दूसरा, बदले में रीजेंट को क्या देना पड़ता था? रीजेंट के लिए सैलरी ये देंगे, एक। दूसरी बात, सैलरी के अलावा इनकी सेना की टुकड़ी का पूरा खर्च और सैलरी ये उठाएंगे। तीसरी बात, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने राज्य का, अगर बड़े राज्य हैं तो एक हिस्सा दे दीजिए, और छोटे राज्य हैं तो धन दे दीजिए। चौथी बात, बिना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछे किसी तीसरी शक्ति के साथ किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते। क्या अब कुछ आजादी बची? क्या कुछ आजादी बच पाई? क्या? तो फिर युद्ध करने की कहां जरूरत? युद्ध करने की जरूरत है क्या, जब आप बिना युद्ध के ही गुलाम बन गए, बिना युद्ध के ही आपकी हार हो गई? युद्ध किस बात की? यह था सहायक संधि।
और भारत के राज्य इस बात को समझ ही नहीं पाए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सहायक संधि क्या है। समझ गए आप लोग? पढ़िएगा बढ़िया से। इसके बीच के क्लॉज से क्वेश्चन उठा के पूछा जा रहा है प्रीलिम्स में भी, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीएसएस का एग्जाम हो। अब बीच से क्वेश्चन देखिए, कितना बेहतरीन बात है ये सहायक संधि को समझना, कि कितना बढ़िया बात इसमें किया है इन लोगों ने, और हम नहीं समझ पाए। हम समझ नहीं पाए। कुछ लोग समझने की स्थिति में थे लेकिन उनको समझने नहीं दिया अंग्रेजों ने। टीपू सुल्तान कोशिश कर रहा था समझने के लिए, उनके पूरी चाल को समझ गया था, लेकिन अंग्रेज समझ रहे थे कि टीपू इन्फेक्शन है, अगर बच गया तो इन्फेक्शन फैला देगा, हमारे नीतियों के खिलाफ वो सबको अवगत करा देगा, तो ऐसी स्थिति में हमारी चाल नहीं सफल हो पाएगी, तो इसको रहने मत दो, इसको क्या करो, समाप्त कर दो। इसलिए फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में, चौथी एंग्लो मैसूर युद्ध जो होता है, उसमें टारगेट ही होता है कि टीपू को मारो। टारगेट ये नहीं होता है कि हरा दो और सारा राज्य ले लो, टारगेट होता है कि इसको मारो, अगर बच गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 1857 के विद्रोह का कारण पढ़ रहे हैं। अब बताइए, जो राज्य सहायक संधि के दायरे में आएंगे, जो राज्य समाप्त हो जाएंगे, वहां की जनता, प्रजा, वहां के उस परिवार के लोग खफा तो होंगे कि हमारे दुर्दशा का कारण कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब कभी मौका मिले तो ये बदला हम जरूर लेंगे। बात समझ रहे हैं? तो पहला बात बताया सहायक संधि क्या है। दूसरा बात, बेलेजली ने सहायक संधि क्यों शुरू की? बड़ा क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पूछ के पढ़िए। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन के सेगमेंट में पढ़िए, कंसेप्ट बहुत बेहतरीन हो जाएंगे, एनर्जी ज़्यादा नहीं लगेगा, मतलब लॉस एनर्जी का नहीं होगा। होता है कि एक ही किताब को बार बार आप पढ़े जा रहे हैं और उसको ब्रेक करके नहीं पढ़ रहे हैं तो बातें नहीं रिटेन कर पाती। पढ़ने के साथ साथ चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। याद जब भी रखेंगे तब भी आपको फ़ायदा होगा, और याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे क्वेश्चन में तोड़कर चीज़ों को समझने की आदत डालनी चाहिए। हाँ, तो बेलेजली ने सहायक संधि क्यों शुरू की, इसको समझने के लिए अब थोड़ी सी इंडिया से बाहर निकलना पड़ेगा। इंडिया से थोड़ी सी बाहर निकलिए। जब भी आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो हर फील्ड में आप देखेंगे कि बाहर क्या हो रहा है, खासकर यूरोप में क्या हो रहा है। उसको अगर नहीं समझ आया तो मॉडर्न इंडिया समझने में आपको दिक्कत हो जाएगी। नहीं, हम लोग कहते हैं केवल कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से हमें आज़ादी मिल गई, बहुत हद तक ये सही है, लेकिन इंटरनेशनल परिस्थितियों को भी देखने की आप कोशिश करिएगा। बात समझ रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो बन रही थी वो भी देखिएगा। जो यूएसएसआर आगे बढ़ रहा था और कैपिटलिज्म पर जो हमला हो रहा था वो भी देखिए। ये भी देखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था, और साथ साथ 1945 के बाद अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। रूस, यूएसएसआर लगातार आप पर दबाव बना रहा है, संसार भर में कह रहा है कि ये शोषक लोग हैं, पूंजीवादी लोग, सबको गुलाम करके रखे हैं, और संसार में उन्हें क्या करना था? न्यू इंपीरियलिज्म चलाना था। तो उसके लिए भी उनको एक जनमत चाहिए था। बात समझ रहे हैं? वो जब आएंगे उस टॉपिक पर तो वहाँ बात करेंगे। तो कभी भी वन डायमेंशनल चीज़ों को आपको नहीं देखना है। यहाँ कोई भी ऑब्जेक्टिव कारण नहीं हो सकता, बहुत सारे सब्जेक्टिव कारण होते हैं। एक ही चीज़ को समझने के लिए कई एंगल से जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप बेहतर मार्किंग की तरफ नहीं जा सकते। अच्छे अंक प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से आपकी व्याख्याएं क्या होनी चाहिए? काफ़ी संतुलित होनी चाहिए। हर फील्ड को आपको देखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ तक कि
गांधी का योगदान देखेंगे तो सबाल्टर्न को भी आप नहीं छोड़ सकते, निचले लोगों को भी देखना पड़ेगा कि शायद गांधी जी गांधी बन पाते क्या अगर आम लोगों का योगदान नहीं होता तो। बात समझ रहे हैं? तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। जब आप आंदोलन की बात करेंगे तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आज लोकतंत्र है। कोई भी व्यक्ति कहता है, भले जानना उसको है, कहता है कि जनता जानना चाहती। 125 करोड़ लोगों का ये देश है, या ये कहना है, कहते हैं ना, क्यों? देख लीजिए, एक नया इतिहास में धारा उभरी है, सबल्टन जिसको कहते हैं। इतिहास में या किसी घटना में निचले आम लोगों का क्या योगदान है, किसी को नेतृत्व देने में आम लोगों का क्या योगदान है। गांधी जी महान इसलिए बन पाए कि उनके पीछे 40 करोड़ लोग थे? नहीं, उस 40 करोड़ लोगों के हिसाब से भी देखना पड़ेगा आपको। तो ये सारी व्याख्याएं होंगी। तो जब भी लिखेंगे, भले आप 150 वर्ड में ही लिखना है, 200 वर्ड में ही लिखना है, सारी चीजें जब तक समाहित नहीं होगी तब तक बैलेंस नहीं बन पाएगा। और आप संतुलित लिखना शुरू कर दीजिए, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे अंग्रेजी में लिखिए, देखिए मार्किंग कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कि वेलेस्ली के समय ही, वेलेस्ली ने ही व्यापक स्तर पर सहायक संधि की शुरुआत क्यों की? अब देखिए, 1789 में फ्रांस की क्रांति हो रही है, 90s में देखिएगा 1790 के दशक में नेपोलियन बहुत आगे बढ़ रहा है, और 1798 में 1798 में वेलेस्ली भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है और 1805 तक रहता है। 1798 से 1805 तक कौन रहता है? वेलेस्ली रहता है। और वेलेस्ली पर दबाव है, इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि युद्ध नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वही वो पीरियड था जब नेपोलियन उसी के समय एक नई व्यवस्था चला रहा था जिसका नाम था महाद्वीपीय व्यवस्था। महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम यूरोप में। और नेपोलियन का फोकस क्या था? नेपोलियन का फोकस था कि जो नेतृत्व ब्रिटेन प्रदान कर रहा है मार्केट को लेके, व्यापार को लेके, कहां? यूरोप में, वो नेतृत्व अब हमें प्रदान करना है। अर्थात आप देखेंगे पिछले दिनों से ही आप देखेंगे कि फ्रांस और ब्रिटेन दो बड़े पावर थे। ब्रिटेन में लोकतंत्र आ गया था और फ्रांस में भी राजतंत्र था, लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद वहां भी लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित हो रहे थे और लोग चाह रहे थे कि हम आगे बढ़ें, हमारी तरक्की हो और हम सर्वश्रेष्ठ बने। नेपोलियन का नेतृत्व, जो नेपोलियन महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत क्या किया? कोशिश की नेता किसको बन जाना है? फ्रांस को। ऐसी स्थिति में युद्ध का दौर शुरू हो गया। लगातार नेपोलियन सफल होने लगा। अब ब्रिटेन के पास दो बड़ी चुनौती थी। पहली चुनौती थी कि 1776 में अमेरिका, जो बहुत बड़ा कॉलोनी था, उसके हाथ से निकल चुका था। अब व्यापार करने के लिए वो भारत को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि भारत अमेरिका के बदले, अगर अमेरिका निकल गया, भारत भी उसके नियंत्रण में आ जाता भारत, तो निश्चित रूप से क्या होता? उसकी भरपाई हो सकती थी, अपने व्यापार की उन्नति कर सकता था। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन से खबर आता है किसके पास? वेलेस्ली के पास, कि सारे चुने हुए जो यहाँ कमांडर थे, सेना थे, वो चले गए कहाँ? इंग्लिश चैनल के पास लगा दिए गए, कि ताकि नेपोलियन इंग्लैंड की तरफ ना बढ़ जाए। पहले तो इंग्लैंड को बचाना है। दूसरी चुनी हुई एक डिफेंस लाइन भारत के बाहर ईरान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में बना दिया गया, कि अगर नेपोलियन इस रूट से आता है तो उसको वहीं रोक लिया जाएगा। अब बताइए, सारे सेना या तो यूरोप में या भारत के बाहर, अगर भारत में युद्ध करेंगे तो हार तो सुनिश्चित है। इसलिए वेलेस्ली को हिदायत था कि उसे युद्ध नहीं करना है, किसी तरह से बचा के रखना है। वेलेस्ली बस कॉम्पिटेंट, बहुत योग्य व्यक्ति था, इसलिए वेलेस्ली ने क्या किया? मान लिया कि युद्ध नहीं करना है।
लेकिन उसका अल्टरनेट खोजना शुरू कर दिया। और वही अल्टरनेट खोजा क्या? सहायक संधि। और इस सहायक संधि में हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा, इन सारे लोगों से सहायक संधि किया और यहाँ एक अपने को एक ब्रिटिश सुपरमेसी को साबित कर दिया। किसने? वेलेस्ली ने। और इस सहायक संधि के माध्यम से बहुत सारे विभाग किसके अंडर में आ गए? वेलेस्ली के। सबसे पहले सहायक संधि करने वाला राज्य जो था वो हैदराबाद था। पूछा हुआ वो क्वेश्चन है। सबसे पहले हैदराबाद का निजाम ने किया था, उसके बाद लगातार सब लोग किए। मैसूर किया, ठीक है, पेशवा किया, बस इनकी संधि इस तरह से बढ़ता चला गया। ठीक है, समझ आ रही है बात? सहायक संधि की बात आपको समझ आ रहा है रूट? एक बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है किसी एग्जाम में कि सहायक संधि क्या है, सहायक संधि का क्या प्रभाव पड़ा। अब प्रभाव देखिए, अंग्रेजों को बिना किसी दर्द के संसाधन मिल गया और बहुत बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित हो गया। अंग्रेजों का बहुत बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित हो गया। और भारत के दृष्टिकोण से उन्होंने बिना युद्ध के जीत लिया। किसने? अंग्रेजों ने। संसाधन, रक्षा, ब्रिटिश, आंतरिक सुरक्षा पर नियंत्रण करके, और वो अपना यहां नीतियां लागू कर सकते थे। भारत के हिसाब से क्या हुआ? बहुत बड़ा नुकसान। भारत के हिसाब से बिना युद्ध के ही क्या हो गए? अपने प्रभाव खो दिए। ये था सहायक संधि।